गुड इवनिंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। ये मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप विज़न देख भी पा रहे होंगे पीछे का, ऐसे ही बैठा हुआ था तो लगा कि चलो, चूँकि बहुत स्टूडेंट का लगातार कॉल आता है, क्वेरी आता है, खास करके एएलपी टेक्नीशियन से संबंधित जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनका कि सर अभी हम जो एग्ज़ाम दिए हैं हमारा वेटिंग में है, अब आगे हमारा क्या प्रोसेस होना है, या जिस स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, कुछ मार्क्स से जिनका छूट गया, उनका भी लगातार क्वेरी रहता है कि नेक्स्ट वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की कब आएगी। तो वैकेंसी, सबसे पहले तो वैकेंसी के संदर्भ में ही चर्चा करना उचित होगा और सबको समझना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे साथ में इंजीनियर संजय सर हैं। हालांकि ये बीटेक ऑलरेडी किए हुए हैं और इनका सिलेक्शन इस बार जेई में भी हुआ और एएलपी में भी हुआ है। तो इनको साथ में हम इसलिए लिए कि ये अपना अनुभव भी आपसे शेयर करेंगे। और इनके, चूँकि ये इलेक्ट्रिशियन के टीचर हैं और इनके द्वारा पढ़ाए गए हज़ारों स्टूडेंट का रिजल्ट भी हुआ है, तो हमको लगता है कि एक बेहतर सजेशन ये आप लोग के बीच में शेयर कर पाएंगे। लेकिन इसका ब्रीफ कुछ कर देना चाहूँगा मैं। वैकेंसी के संदर्भ में मैं बोल रहा था कि वैकेंसी, चूँकि आप देख रहे हैं कि कोरोना के कारण गवर्नमेंट ये बोली है कि सेफ्टी कैटेगरी में ही हम वैकेंसी अभी देंगे। सरकार की स्थिति उस तरह की नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोड ले पाए, एक तरह से, इस तरह से आप ये बातें बोल सकते हैं। तो अगर इतिहास पर भी जाइएगा, रेलवे के इतिहास पर भी, तो देखिएगा 2011 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2014 में वैकेंसी आई, उसके बाद 2018 में वैकेंसी आई, और अब जो आपकी संभावना बन रही है तो 3 से 4 साल पर रेलवे की वैकेंसी आती है। तो चूँकि हम मानते हैं कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी में अभी नहीं भी तत्काल वैकेंसी दे सकती है, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी अब 2021 में उम्मीद है कि मिड 2021 के बाद कभी भी आपकी वैकेंसी दे सकती है या आ सकती है। इसमें नए और पुराने दोनों स्टूडेंट हैं। नए वैसे स्टूडेंट जो अभी हाल के दिनों में आईटीआई अपना क्लियर किए हैं, डिप्लोमा क्लियर किए हैं या बीटेक क्लियर किए हैं, और पुराने वैसे स्टूडेंट जिनका किसी कारणवश फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ये वीडियो दोनों के लिए 100% उपयोगी होगा। अगर हम वर्तमान की वैकेंसी पर ही चर्चा करें तो अगर इसको हम ब्रीफ में कर देते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट को सारी बातें समझ में आ जाएगी। जैसे अभी जो एग्ज़ाम आपका एएलपी टेक्नीशियन का हो रहा है, इस बार काफ़ी दिनों के बाद पहली बार ये अपने सिलेबस को चेंज किए, इसलिए स्टूडेंट मैक्सिमम परेशान भी हुए। अभी वर्तमान सिलेबस की बात की जाए तो मुख्यतया CBT 1 पहला चरण का एग्ज़ाम, जिसमें कि आपका 75 क्वेश्चन 60 मिनट में बनाना होता है और कंप्लीट इसमें नॉन टेक क्वेश्चन रहना है। नॉन टेक का मतलब हुआ कि मैथ से रहेगा, रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, साइंस से रहेगा और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपका आर्ट सेक्शन का भी आ जाएगा। लेकिन इसमें मैक्सिमम रोल मैथ, रीजनिंग और साइंस का ही रहना है। इसके अलावा हम अगर दूसरे चरण की बात करें तो CBT 2 की बात अगर करें तो इस बार जो वर्तमान में सिलेबस चेंज किया, 2 भाग में बांट दिया गया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 100% आपका नॉन टेक टाइप का ही सिलेबस है, लेकिन उसमें एडिशनल क्या ऐड कर दिया गया है, जैसे उसमें मैथ 25 क्वेश्चन है ना, 25 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग आपका 25 से 30 रहना है। इसके बाद साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें नया ऐड किया है। साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग मिला के कुल 40 क्वेश्चन पूछा जाना था, ऐसा सिलेबस में दिया गया था, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन बहुत कम पूछा। इसके अलावा आपका फिर जीए एक सेक्शन था, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स प्लस जीए कहिए, तो उससे 10 क्वेश्चन आपका था। तो ओवरऑल ये आपका पार्ट ए का सिलेबस है। और पार्ट बी में, ये पार्ट ए का आपका 100 मार्क्स का है और 1.5 घंटे का समय यहाँ पर मिलना है आपको, लेकिन पार्ट बी में 75 क्वेश्चन संबंधित ट्रेड का ये मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट जिस भी ट्रेड से ITI पास किए हैं वहाँ चयन करना होता था, चूज करना होता है। तो जो चूज करके आप ट्रेड रखेंगे उस ट्रेड से संबंधित 75 क्वेश्चन पूछा जाना है, जहां कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो फिक्स किया गया है उससे ऊपर आपको लाना है। इसमें बहुत अधिक मार्क्स लाइएगा तब भी फ़ायदा नहीं है, चूँकि मार्क्स ऐड यहाँ पर होना नहीं है, लेकिन पास करना ज़रूरी है। और इस बार बहुत सारे बच्चे जिनका पार्ट ए में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन पार्ट बी में ट्रेड टेस्ट में पास नहीं करने के कारण वो अगले दौर में नहीं पहुँच पाए, या यूँ कहिए कि उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया।
और ट्रेड में जो फेल करने का जो मेन रीज़न था, क्योंकि पहले से जो सिलेबस था आपका एएलपी का, टेक्नीशियन का, वो तो 100 मार्क्स में सारा पूछता था आपका। उसमें ट्रेड भी 10-15 नंबर का पूछता था, मैथ रीजनिंग सब था। तो लड़के तो पहले से प्रिपेयर थे, चलो कि हम ट्रेड नहीं भी पढ़ते हैं, मैथ रीजनिंग साइंस पे ज़्यादा वेटेज देते हैं तो पास कर जाता है। लेकिन इस बार आपको टोटली अलग कर दिया, 75 क्वेश्चन ट्रेड से अलग कर दिया, और क्वेश्चन भी पूछा तो डीप में जा करके थोड़ा पूछा। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता भी नहीं था कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस कारण से हुआ क्या, देखने को यह मिला कि पार्ट ए में बहुत अच्छा मार्क्स है, लेकिन पार्ट बी में फेल कर गया। इस कारण से कट ऑफ में भी इतना वेरिएशन हुआ कि आपको देखेगा कि यदि किसी बोर्ड का यदि 50 कट ऑफ गया है तो मात्र 2 स्टूडेंट के कारण 50 कट ऑफ है। पता चल रहा है कि 100 क्वेश्चन में से 100 स्टूडेंट में से 98 स्टूडेंट का मार्क्स 60 है, लेकिन 2 स्टूडेंट का मार्क्स जो पार्ट भी सही से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, हाई मार्क्स वाले, वो कम नंबर वाले भी क्या कर गए, अंदर आ गए हैं। तो सबसे बड़ा जो वेरिएशन देखने को मिला है पार्ट बी के कारण मिला है। दूसरा इस बार हमको लगता है कि थोड़ा सा प्रभावित ये चीज़ क्या, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कन्फ्यूजन में थे। जैसे कि इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा गया। एक तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया, दूसरा मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया, तीसरा आसान क्वेश्चन पूछा गया। तो सारे स्टूडेंट को ये बात जानना ज़रूरी है, या जो एग्ज़ाम दिए हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन नए स्टूडेंट को ये बात भी जानना ज़रूरी है कि इसको लेकर के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर टफ क्वेश्चन पूछा तो समझिए कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ा उनका, और जो इजी क्वेश्चन पूछा नहीं भी बढ़ा, और बढ़ा भी तो 2-3 मार्क्स बढ़ा, और जिनका मॉडरेट क्वेश्चन था तो 8 से 12 नंबर तक भी बढ़ा, और हार्ड में 20-25 तक भी बढ़ा। तो बहुत स्टूडेंट को ऐसा भी संभावना था कि हम पार्ट बी में पास करेंगे कि नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन में था, वो बच्चे भी पास किए। अब बहुत स्टूडेंट को था कि नहीं हम बहुत अच्छा बनाए हैं, क्वेश्चन उससे सीटिंग में आसान था, वो बच्चे बाहर भी हुए हैं, चूँकि उसके अनुसार वो स्कोर नहीं कर पाए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनको लॉस हो गया वहाँ पर। तो इन बातों को भी ध्यान रखना ज़रूरी है, और मेरा सजेशन यही है कि जो स्टूडेंट पार्ट बी में फ़ेल किए हैं तो निश्चित रूप से ट्रेड पर अभी से आपको अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी ट्रेड पर अभी से सीरियसली लगना चाहिए। और एक बात हमसे जो छूट गया, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो इसमें है आपका A1 विजन का, A2, उसके बाद B1, B2, फिर C1। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर हमको विजन में प्रॉब्लम है तो शुरू से डिसीजन हमको ले लेना है कि पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैसे देना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी समय आपसे पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लिया जाता है कि किस पोस्ट को आप टेक्नीशियन को पहले रखना चाहते हैं या एएलपी को पहले रखना चाहते हैं। चूँकि एएलपी का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है, अगर आपके आँख में प्रॉब्लम है, अगर एएलपी को आप पहले रख लिए हैं तो निश्चित रूप से आपको लॉस 100% होगा। और अगर आपका विजन में प्रॉब्लम है, अगर टेक्नीशियन को पहले रखे हैं तो वहाँ 100% उसका फ़ायदा मिलेगा। और जिनका कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित हम चाहेंगे कि संजय सर एक बार डिटेल कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं लगातार फ़ोन करते हैं कि सर हमको CB है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो मेरे साथ क्या होना है, मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, रेलवे हमको लेगी कि नहीं लेगी। तो इस संदर्भ में संजय सर आपको क्लियर करेंगे। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस से ही बताइएगा कैसे रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस सबको तैयारी कर रहे हैं कि नहीं हम रेलवे का ही तैयारी करेंगे, हमें रेलवे में ही जाना है, और किसी स्टूडेंट को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो हताश नहीं हो। रेलवे में सबकी व्यवस्था है, ऐसी बात नहीं है कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो रेलवे में टेक्नीशियन नहीं बन सकते हैं। हाँ, आपको यह बहुत सर बोले कि पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान में रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। हम एक एग्जाम्पल का बात करते हैं। ये इस 2001/2018 की वैकेंसी में कैटेगरी नंबर 56 कोलकाता बोर्ड से उस लड़के का आपका कलर ब्लाइंडनेस था, उसको 56 नंबर कैटेगरी में कैरेज एंड बैगन मिला है पोस्ट, और उसका मेडिकल कैटेगरी C1 था। तो वह लड़का पहले से ही प्रिपेयर हो गया था और पहले से ही सिलेक्शन कर लिया था कि हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना है जिसमें C1 कैटेगरी मेडिकल आता हो, यानी C कैटेगरी में मेडिकल आता है। तो उसमें क्या है, आपका CBR अलाउड है। आप यहीं पे गलती क्या करते, यदि आप पहला प्रेफरेंस ALP रख देते, ठीक है, आपका ALP में सिलेक्शन हो गया और मेडिकल में जा कर के वहाँ आप क्या होते, छट जाते, तो फिर आपको जो का टेक्नीशियन पोस्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो गया ALP में, आप मेडिकल चले गए हैं उसके लिए, तो फिर आपको नहीं मिलता। तो इसीलिए सर जो बोले हैं पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बड़ी बात है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए जब ये वैकेंसी आती है। तो जिस सबका कलर ब्लाइंडनेस है वो सब पहले टेक्नीशियन पोस्ट रखेंगे, और टेक्नीशियन पोस्ट में भी C1 कैटेगरी रखेंगे।
ऐसी बात नहीं है जो हम पहला प्रेफरेंस रखे हैं टेक्नीशियन और सेकंड प्रेफरेंस रखे हैं एएलपी, तो हमें एएलपी के लिए मौका नहीं मिलेगा। यदि टेक्नीशियन का कट ऑफ वेरी हाई चला जाता है, उसका सिलेक्शन उसमें यदि आपका उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको एएलपी सेकंड प्रेफरेंस देखा जाता है। तो ये सब बात ध्यान में देनी चाहिए। इसके अलावा अगर एक बात और हमसे छूट गया था कि जैसे CBT 1 जो बच्चे दिए एग्ज़ाम, तो इस बार जो CBT 1 हुआ तो आपको बहुत स्टूडेंट को दिमाग में रहता है, नए स्टूडेंट को खास करके, कि कट ऑफ इसमें कितना जाना चाहिए, कितना गया। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर 50% से ऊपर मार्क्स आप ला पाए, अगर 40 भी क्वेश्चन जो बच्चा सही बनाया, अगर टफ़ क्वेश्चन था, या 37-38 भी बनाया टफ़ क्वेश्चन था, तो उसका 50 से ऊपर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन पहुंच गया। तो यानी कि 50+ मार्क्स लाने का उम्मीद करना चाहिए कि अगर उससे ऊपर हम ले आते हैं तो CBT 1 हमारा निकल जाएगा। CBT 1 का मार्क्स आपका ऐड भी नहीं होना है। जो भी सिलेक्शन होना है सीधा सा है कि CBT 2 में पार्ट ए में जितना अधिक मार्क्स लाते हैं, फाइनल सिलेक्शन उसी पर निर्भर करेगा, बाकी सारा क्वालिफाइंग है। इस बात को एकदम ध्यान देना है। इसलिए CBT 2 में जो पार्ट ए है उसके सिलेबस को शुरू से तवज्जो देना है, लेकिन CBT 2 में पार्ट बी जो कि स्पेशल ट्रेड है उसको भी पास करना ज़रूरी है। और ट्रेड से रिलेटेड और बात सर कि होता क्या है, जब एग्ज़ाम आता है तो बच्चे लोग पहले से ट्रेड का तैयारी करते हैं नहीं, उस समय CBT 1 भी रहता है, CBT 2 का पार्ट ए भी रहता है और साथ में ट्रेड भी करना रहता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और इस बार ट्रेड अलग कर दिया, पास करना अनिवार्य है, और उसमें यदि आप हल्का से मिस करते हैं तो आप जॉबे से आउट हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चे को पहले से ध्यान देना चाहिए कि अभी तो मान लीजिए ग्रुप डी का NTPC का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा तैयारी हो रहा है, मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब तैयारी हो रहा है, पार्टे का तैयारी हो रहा है। आप हमेशा पार्टे का तैयारी करते रहते हैं, लेकिन आप पार्ट बी को क्या करते हैं, अरे इसमें पास ही तो करना है, हम उसी समय पढ़ लेंगे, और उस समय क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो क्रैश कोर्स में क्या कितना भी है तो एक ब्रीफ में नहीं ना हो पाता है, जब थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए बच्चे को पहले से ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा ही हो, जब जो ALP के लिए टेक्नीशियन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पहले से ही थोड़ा सा ट्रेड पे ध्यान देना चाहिए। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रेड पे अभी से थोड़ा ध्यान दे रहे हैं तो DMRC वैकेंसी आता है, LMRC वैकेंसी आता है, UPPCL आता है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है, तो आपको और इस समय भी चांस बढ़ सकता है। तो ये सब ध्यान देनी चाहिए, ट्रेड पे भी पहले से ही पकड़ बनानी चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि जो भी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। और इसके बाद CBT 2 के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, CBT 2 में एक बात और जानना जरूरी है कि इसके कट ऑफ से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण है। कट ऑफ ये बात आप समझ लीजिए कि बहुत बात पर निर्भर करता है कट ऑफ। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है। जैसे इस बार आपका लगभग 63-64 हज़ार प्लस वैकेंसी था, ड्राइवर और टेक्नीशियन मिलाकर। इतना ह्यूज सीट था, इतने बड़े पैमाने पर सीट था कि स्वाभाविक है कि उसके कारण कट ऑफ नीचे जाता ही जाता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस बोर्ड का आप सिलेक्शन किए वहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने फॉर्म डाले, कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो इन सारी बातों को मिला करके ही आपका कट ऑफ तय होता है। इसके बाद इसके अगले चरण में हम पहुँचते हैं तो जिसको CBT 3 भी कह सकते हैं या साइको। अब जो स्टूडेंट टेक्नीशियन को महत्ता दिए होंगे या टेक्नीशियन को प्रीफरेंस में पहले रखे होंगे तो उनका तो CBT 1 और CBT 2 से ही पूरा क्लियर हो जाएगा कि उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको साइको देना है, जो ALP को चूज किए हैं या पोस्ट ऑफ प्रीफरेंस में जो ALP रखे हैं, तो उनको साइको आगे चल करके तीसरे चरण में साइको देना पड़ेगा। और जो फाइनल मेरिट बनेगा वो साइको टेस्ट देने के बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तब तीनों मिला करके ओवरऑल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। और साइको का जहाँ तक सवाल है, साइको के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और साइको 1 सप्ताह का कोर्स होता है। 1 सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम 15 दिन आप अच्छे से ध्यान दे देते हैं तो 100% गारंटी है कि साइको में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन आपको एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, पूरी तरीके से ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर। और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, अगले ही दिन उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके अगले ही दिन आपको मेडिकल के लिए स्लिप दे देता है और अगले दिन मेडिकल भेज दिया जाता है। हम ये कब पूछना चाहेंगे संजय सर से कि मेडिकल में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली चूँकि मेडिकल खुद भी दिए हैं तो ये अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे।
हाँ, देखिए मेडिकल में आपको बहुत सारे टेस्ट होते हैं और सबसे मेन जो चीज़ ध्यान देने वाली बात है ना, वहाँ पे जाकर के बच्चे घबरा जाते हैं। एक ईसीजी टेस्ट होता है ना, उसमें जो आपको चेक करता है, तो जब आप चेक करने से पहले ही जब आप घबरा जाइएगा ना, तो वहाँ पे तेज़ हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, वहाँ के सर लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। यदि एक बार आपका धड़कन लेवल बहुत तेज़ है तो आपको दोबारा चांस देता है, बोलता है पानी उनी पी के आइए, टहल वहल के आइए। इस सब पर ध्यान देना चाहिए। और बाद बाकी प्राइवेट पार्ट सबको भी देखा जाता है, वो सब सारे टेस्ट होते हैं। बाद बाकी आपका शुगर टेस्ट होता है, ब्लड से रिलेटेड सारा टेस्ट हो जाता है आपका। तो मेडिकल में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको घबराना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहीं पे जाकर के मार्क जो हम देखे हैं, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वहीं पे जाके फंसते हैं कि इतना घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा नहीं, उसके कारण से उसका धड़कन इतना तेज़ हो जाता है कि वहाँ जाकर के गड़बड़ हो जाते हैं। और 2 से 3 बार में जिस स्टूडेंट को यह क्लियर नहीं होता है, उसको फिर से रीमेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। और सबसे जो मेन आपका होता है वह विज़न टेस्ट होता है। इसमें पहले से ही स्टूडेंट को अपना देख लेना चाहिए कि सही में मेरा विज़न क्या है, नहीं है। क्योंकि वहाँ पे इस तरह से विज़न टेस्ट होता है ना कि आप 1% भी जो है ना मतलब बायां दायां नहीं कर सकते, एक ही बात जान लीजिए। तो मेडिकल टेस्ट के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। यदि आपका सब कुछ फिट है, ठीक है, तो वहाँ फिट ही होते हैं। वहाँ के सर लोग भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। इसके बाद बारी आती है कि जब मेडिकल टेस्ट के बाद सारा कुछ हो जाता है, तब फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनता है। उसमें आपके पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस को भी 100% ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद किन्हीं को ड्राइवर मिलता है, किसी को टेक्नीशियन मिलता है। अब इसमें यहाँ पर आके क्या होता है कि रिजल्ट दो तरीके से दो भाग में बांट दिया जाता है। एक फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया और दूसरा वेटिंग वाले कैंडिडेट को अलग रखा जाता है उसमें कि किन बच्चों का वेटिंग में गया है। तो अभी वेटिंग का जहाँ तक सवाल है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। फाइनल वाले को तो दिक्कत नहीं है, आज न कल उनको फिर से ज्वाइनिंग कराया जाएगा, सारा कुछ होगा। इसमें ज्वाइनिंग कराने में कभी कभी लेट भी होता है, चूँकि जॉन बाय जॉन जो बांटा जाता है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कहाँ से कितनी थी। और वहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, तो ट्रेनिंग सेंटर में अब जैसे कि मुंबई बोर्ड का है, तो मुंबई बोर्ड में क्लियर कर दिया गया है 2022 तक का ना, 2021 तक गया है, 2021 तक गया है। नहीं तो इसका अब इस पे हम थोड़ा सा बोल देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यह सोच रहे होंगे कि सर जो बोले हैं कि 2021 तक वैकेंसी आ जाएगी, तो सोच रहे होंगे कि सर अभी तो एएलपी सब टेक्नीशियन सबका तो ज्वाइनिंग ही नहीं पूरा कंप्लीट हुआ है, ट्रेनिंग ही नहीं हुआ है, तो वैकेंसी कहाँ से आ जाएगी। तो ये हम नहीं कहते हैं, ये रेलवे का ही हम बात कर रहे हैं। पटना का 31/8/2020 को नोटिस आया है एक एएलपी कैंडिडेट के वेटिंग के बारे में। ये वैकेंसी था 1/2011 का, ये 2011 का वैकेंसी था। और इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्जामिनेशन, वह 15/7/2012 को हुआ था। एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जिसको साइको टेस्ट कहते हैं, वह 26/7/2013 को हुआ था। और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15/2/2014 से लेकर के 14/3/2014 तक हुआ था। ये एलपी का कैंडिडेट है और 2014 के फर्स्ट में आपका वैकेंसी भी आया था। तो आप कहिए इसका वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग सभी चल रहा था 2011 वाले का 2014 में, तो फिर 2014 में कैसे वैकेंसी दे दिया। तो ये अभी ये सिचुएशन है कोरोना का, और बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उतना सीट खाली नहीं रहते हैं जितना स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिलवाना रहता है। इस कारण से ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो लंबा चला जाता है। किसी किसी बोर्ड का तो 22 तक चला गया, तो मुंबई का जो है वो 22 तक दे दिया, अभी ये शेड्यूल दे दिया है। इसका मेन रीज़न है कोरोना, और ट्रेनिंग शेड्यूल में उतना सीट नहीं है, कारण कि इस बार वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए ये नहीं सोचेंगे कि अरे अभी तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग पूरा कर नहीं हुआ है, तो वैकेंसी नहीं आएगी। और गवर्नमेंट तो क्लियर कर दिया है कि सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। और ट्रेन चलाना है, जब सेफ्टी ही नहीं रहेगा और वो पब्लिक को लेकर के जा रहा है, तो वहाँ पर यदि आप वर्कर को कमी करेंगे तो समस्या तो होगी। तो इसी कारण से सेफ्टी कैटेगरी के वैकेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आना है। सर जो बोले हैं कि 2021 में वैकेंसी आने की संभावना, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि 90% चांस है 2021 में लास्ट तक वैकेंसी दे देना चाहिए एलपी का। दूसरा ये भी है कि अभी आप खुद भी पता करेंगे तो रेलवे के हर डिपार्टमेंट में हर जगह रेलवे में बहुत तेज़ी से सीट खाली हुआ है। रेलवे एम्प्लॉय रिटायर किए हैं, और जितना रिटायर किए हैं इतना बहाली तो हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट है। तो और ख़ास करके सेफ्टी कैटेगरी का जहाँ तक सवाल है, हमेशा यहाँ पर मैक्सिमम एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा भी थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया जाता है। इसलिए सेफ्टी कैटेगरी का वैकेंसी 2021 में निश्चित रूप से मिलेगा। जो बच्चे तैयारी करते हैं, सीरियसली तैयारी करते रहें,
ट्रेड पर अभी से आप ध्यान देते रहें। चूँकि ट्रेड पर अभी से ध्यान दीजिएगा तो एलपी टेक्नीशियन में तो फ़ायदा करेगा ही करेगा। इसके अलावा अब मेट्रो, इतना सारा मेट्रो हर स्टेट में लगभग मेट्रो, हाँ हर स्टेट में मेट्रो आ रही है, और वहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ भी ट्रेड का बहुत ज़्यादा महत्ता रहता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स अलग अलग स्टेट का है, और भी ढेर सारा इस तरह का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर ट्रेड की महत्ता रहती ही रहती है। इसलिए ट्रेड को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ट्रेड पे अच्छे से ध्यान दें। बाकी नॉन टेक तो आप दूसरे तीसरे एग्ज़ाम के लिए भी जो फॉर्म भरते हैं सब के लिए पढ़ाई करते हैं, और बहुत ज़्यादा नॉन टेक के सिलेबस में अंतर नहीं है। ये नॉन टेक आपको हर जगह काम करता है। तो हम बात कर रहे थे आपका वेटिंग वाले स्टूडेंट का, और इसके बाद ट्रेनिंग में जिनको अभी तक के नहीं ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, तो हम ये बताएं कि ट्रेनिंग सेंटर में जगह खाली रहेगा तभी बुलाया जाता है। तो जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा सीट था, तो वहाँ से 2022 तक के लिए ट्रेनिंग शेड्यूल अभी से क्लियर कर दिया गया है, यानी कि इतना ज़्यादा ओवरलोड है। तो निश्चित रूप से मुंबई बोर्ड से जो बच्चे होंगे बहुत का 2021 के लास्ट तक बुलाया जाएगा, 2022 तक बुलाया जाएगा। तो अब ये सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं, इसलिए उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। और वेटिंग का जहाँ तक सवाल है, वेटिंग वाले बच्चों को भी नहीं हड़बड़ाना चाहिए, क्योंकि वेटिंग का ये रूल है कि 50% वेटिंग स्टूडेंट जितना भी है 50% स्टूडेंट का कंफर्म हो जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% वेटिंग वालों का कंफर्म होगा ही होगा, या कंफर्मेशन उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए ये सोच करके कि हमारा वेटिंग में रिजल्ट है, आज न कल क्लियर कर ही देगा, अपना टाइम वेस्ट करना बेकार है। इसलिए जो भी स्टूडेंट का वेटिंग में है, सीरियसली इधर आप तैयारी करते रहें, दूसरे एग्ज़ाम्स का तैयारी करते रहें, कोशिश करें कि इधर ही हमारा सिलेक्शन हो जाए। और वेटिंग में अगर होने की संभावना रहेगी तो आज न कल आपको बुला लेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ना है, नहीं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आपका बढ़ जाए। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके एलपी टेक्नीशियन या टेक्निकल एग्ज़ाम्स में आप रिजल्ट गेन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो निश्चित रूप से हमने प्रयास किए कि छोटी छोटी बात को ध्यान में रखने का। फिर भी हो सकता है कि बहुत सारी बातें हमसे छूट गई हो, तो फिर दूसरा वीडियो कभी भी बनाएंगे तो इसमें जो छूट गया होगा बातें तो वो अगले वीडियो में हम सबमिट करेंगे, या आप कमेंट करिएगा तो उसको हम ध्यान रखेंगे, तो उससे रिलेटेड हम आपसे चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। और सबसे बड़ी बात है कि आगे आपका रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। हम चाहते हैं कि चाहते क्या हैं, और सारे स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कि इतने दिन के बाद ये वैकेंसी आई थी और इतना अच्छा इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स है, तो इसलिए किसी भी सूरत में अगर 2-4 महीने अभी कस के आप मेहनत करते हैं तो उसको रिजल्ट में कन्वर्ट आप कर पाएंगे। लेकिन अगर ये 2-4 महीने का टाइम अगर किसी भी सूरत में आपका वेस्ट हो गया तो ज़िंदगी में आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए आपसे अपेक्षाएं बहुत आदमी का जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो अपने माँ बाप का अपेक्षाएं आपसे जुड़ा हुआ है। कितना विश्वास करके कोई भी माँ बाप कितना भी कष्ट में रहे, लेकिन कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बाल बच्चे कष्ट में रहे। तो इसलिए सबसे पहले अपने माँ बाप का मुँह देखना है, उससे एक आपका मनोबल हाई होगा। हम लोग का भी आपसे बहुत उम्मीद रहता है कि अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो निश्चित रूप से अगर आपका रिजल्ट होगा तो हमारी भी प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। दूसरा, आपके संगी साथी दोस्त समाज सबका आपसे आशा रहता है। इसलिए खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, दिन रात पढ़ाई में अपने हिसाब से लग जाइए कि किसी भी सूरत में कितनी भी सीट है, कितने भी ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरे, हमको एक सीट से मतलब है, एक सीट हम ले करके रहेंगे, ये प्रण करके चलना है और 100% रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करना है। चलिए ये वीडियो तो लंबा हुआ, लेकिन निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।